स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप जानते हैं कि आपके चैनल पर लगातार उन स्टूडेंट्स के लिए हम लाइव सेशन दे रहे हैं जो कई प्रयास करने के बावजूद बार बार 70 से 90 नंबर के बीच में फंस जाते हैं। और आज की ये क्लास मैं आपको वादा नहीं भरोसा और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपको संस्कृत का सा भी नहीं पता है तो इस वीडियो को आप अगले 3-4 मिनट देखिएगा, ठीक लगे तो आगे आप कैरी कीजिएगा। पूरे संस्कृत को कैसे एक वीडियो में आपको हम खत्म करेंगे। पूरा 7-8 नंबर का जो व्याकरण आता है पूरा का पूरा हम संस्कृत का खत्म कर देंगे, जो आपके गद्यांश और पद्यांश में पूछा जाता है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी को गुड इवनिंग। ईश्वर से यही दुआ है, कामना है कि आप सब लोग सफल हों और निश्चित रूप से होंगे, इसमें कोई संदेह का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दोस्तों तल्लया में कौन सी संधि है? सवाल बहुत ही आसान है। पहली बात तो ये व्यंजन संधि है, आप पहचान गए होंगे, क्योंकि स्वर संधि में ऐसी कोई बात आती नहीं। सुनिए ध्यान से, हमने कहा कि अगर संधि को टैकल करना है, किसको? अगर संधि को टैकल करना है तो हमें केवल लास्ट में नहीं, केवल बीच का वर्ड देखो। अगर किसी शब्द के बीच में, मेरी बात सुनना, अगर किसी शब्द के बीच में डबल ला कभी भी आपको दिख जाए, डबल ला है तो 110% मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जाके किसी भी बुक में चेक कर लेना, वहां पे तोरली संधि होगा। और दोस्तों कई बार तोरली नहीं लिखा रहेगा तो ये व्यंजन संधि का ही एक भाग है, तो व्यंजन संधि भी इसको आप कह सकते हो। समझ गए? चलिए आगे बढ़ाते हैं आपको। नेक्स्ट देखो, दिक्पाला में कौन सी संधि है? अब इसको भी जान लो। अगर किसी भी वर्ग का, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पहले बात सुनो मेरी, का वर्ग होता है ना, एक चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग, बहुत सारे आपके वर्ग हैं, करीब पा तक है। तो का वर्ग में कितने वर्ड आते हैं? का, खा, गा, घा, इंगा। बात सुनना, अगर किसी भी वर्ग का ये पहला अक्षर और वो आधा है, ध्यान दीजिए, अगर किसी भी वर्ग का पहला अक्षर अगर वो आधा है, देख रहे हो, आधा चा या आधा टा या आधा ता, तो समझ जाना कि कौन सी संधि होगी। चर्त होगा, जफत होगा कि तोरली होगा। एक बात तो तय फर्जी, तोरली नहीं होगा, ये बात पूरी तरीके से तय है और निश्चित है। फिर होगा क्या? कमेंट में एक बार सब लोग बताओ। हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो तो जानते ही होंगे कि संस्कृत को कैसे टैकल किया जाता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे आपको सब समझा देंगे। ठीक है, बताइए, फटाफट कमेंट करो। दिक्पाला में कौन सी संधि होगी? चर्त संधि, जफत संधि? सोचो समझो और सोच विचार के उत्तर करना, कौन सी संधि दोस्तों इसमें बनेगा? क्या बात है सर, देखना पड़ेगा कि आप लोग कितना बेहतर करते हो, है कि नहीं? क्या वो जफत होगा या दोस्तों आपको लगता है कि ये आपका चर्त होगा? क्योंकि चर्त का जो आपका सूत्र बनता है वो क्या बनता है, वो सारे बच्चे जानते हैं भाई। ठीक है, ओके, आप में से जितने भी लोग बता रहे हैं ठीक है, अपनी अपनी आप लोग बात रख रहे हैं, मैं देख रहा हूं सारे बच्चे अपनी अपनी तरीके से बातों को रख रहे हैं। पहली बात ठीक है, व्यंजन संधि का ही भाग है, बिल्कुल ठीक बात है, ये व्यंजन संधि का ही भाग है, लेकिन सोचकर आपको ये बोलना है कि इसमें कौन सा है, ये चर्त तो है या फिर जफत तो है। तो राइट आंसर दोस्तों बनेगा ये चर्त संधि है। अगर किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आता है तो अपने वो तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है, यानी का वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा? का, खा, गा, यानी दिग्धन पाला। क्या होगा दोस्तों? दिग्धन पाला। तो याद रखिएगा इस बात को, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आता है, अगर वो आधा है तो अपने ही उस वर्ग का वो तीसरा अक्षर हो जाएगा। जैसे मान लो चा आता है तो दा में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे चीता है ना तो सद धन चीता, समझ पा रहे हो ना? फिर तट टीका है तो तत् धन टीका। तो सोचिएगा, समझिएगा, उत्तर कर जाओगे। हरिम बंदे में दोस्तों कौन सी संधि होगी? सोचिए, सोच विचार कर उत्तर करना। कैसे करोगे? देखो, इसको भी आप चुटकियों में हल कर सकते हो। देखो, हरिम बंदे कुछ इस तरह लिखा हुआ है और ऐसे लिखा रहेगा, तो अगर किसी शब्द के बीच वाले अक्षर पर ये बिंदी लगा है दोस्तों तो उसमें अनुस्वार संधि होता है, और अनुस्वार संधि दोस्तों ये व्यंजन संधि का ही एक भाग है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इसका सही उत्तर करेंगे। ठीक है, तो ये अनुस्वार भी हो सकता है
और व्यंजन संधि वो कह सकता है। हो सकता है कि वो व्यंजन ना कह के अनुस्वार कह दे या व्यंजन कह दे, तो आप कम से कम फंसोगे तो नहीं, ये बात तो फिक्स है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, त्वम करोसि में तुरंत बताओ। इसका उत्तर आप लोग तुरंत कर सकते हो, सेकेंडों में उत्तर करना। कैसे? सर बोले थे अगर किसी शब्द के बीच वाले अक्षर पर ये बिंदी लगी थी तो हमको तुरंत क्या कहना है? अनुस्वार कहना है। तो क्या अनुस्वार संधि का सूत्र याद है आप सबको? इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अनुस्वार संधि का सूत्र पता है? बताओ, अनुस्वार संधि का सूत्र कितने लोगों को पता है? तो प्रभु मो अनुस्वारा, क्या कहते हैं इसका सूत्र? मो अनुस्वारा। तो याद रखिएगा, ये इसको कहते हैं। ये देखिए, ये इसका सूत्र है। अच्युत संधि, ये भी व्यंजन संधि का पहला भाग है ये, और अच्युत का सूत्र होता है अस्तोह अश्चुना अश्चु। हालांकि सूत्र पूछ सकता है तो तैयार रखना। जफत्व संधि की बात करें तो जफत्व संधि का दोस्तों सूत्र होता है झलाम जसो अंते, और तोरली का मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, दंडा में कौन सी संधि होगी? क्या गजब का क्वेश्चन है सर जी। अगर किसी शब्द के बीच वाले अक्षर में बोलने पर ना का उच्चारण हो, इस तरह दंडा, खंडा या गुम्फिता, देख रहे हो ना, गुम्फिता, इस तरह अगर निकले तो सोचिए, बताइए। एक सेकेंड यार, गुम्फिता देख रहे हो? अगर बोलने पर वो बीच वाला अक्षर ना या मां का उच्चारण करे, क्या बोला मैंने? अगर वो शब्द बोलने पर ना या मां का उच्चारण करवा दे तो समझ जाना कि वहां पे परस्वर्ण संधि होगा। क्या होगा दोस्तों? परस्वर्ण संधि होगा, जिसका सूत्र होता है अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी हमने आपसे वादा किया था केवल शब्दों को सुनना। अगर किसी शब्द के बीच वाले बिंदी ऐसे लगा है दंडा, खंडा, गुम्फिता, समझ रहे ना? बोलने पर देखो, दंडा ना निकल रहा है, खंडा ना निकल रहा है, गुम्फिता मां निकल रहा है। तो बोलने पर उस बिंदी का मतलब ना या मां निकलेगा, समझ जाना कि परस्वर्ण संधि होगा। अगर डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछता है कि परस्वर्ण का सूत्र क्या होगा, तो सूत्र आप लोग क्या बताओगे? अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण, है कि नहीं? सब लोग देखो, मैं लिखकर भी दिखाऊं, क्योंकि संस्कृत है तो कोशिश करूंगा कि आपको लिख दूं। अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण, यही परस्वर्ण। मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट वैसे पूछेगा आपसे, बड़ी दिक्कत है यार। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने देख तो लिया ही होगा। तो इस तरह ऑप्शन में लिखा रहेगा तो पहचान जाइएगा। वागीसा में कौन सी संधि होगी? बताइए, वागीसा में कौन सी संधि होगी? अच्युत, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये फीटेट में 3 बार आया है अभी तक, तो इंपॉर्टेंट है, सोचकर उत्तर करिएगा। किसी वर्ग का तीसरा अक्षर, अगर किसी भी वर्ग का, हमने कहा कि क्या बोला मैंने? अगर किसी भी वर्ग का ये तीसरा अक्षर यहां पर आए तो वो अपने पहले वाले में कन्वर्ट हो जाता है। ये गा किसका है? ये का वर्ग का तीसरा अक्षर है। का वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? गा है। तो ये उसका पहला अक्षर क्या? एक मिनट सर, का वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा? गा। तो मैंने कहा अगर किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर बीच में आ रहा है तो अपने पहले में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वाक धन ईसा। अब कमेंट करके भर दो कि भैया इसमें कौन सी संधि है। तो व्यंजन संधि मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन कमेंट में बता दो कि भैया इसमें संधि कौन सी होगी। बताओ, सारे लोग बताएंगे, कमेंट सब लोग करेंगे। और सारे बच्चे शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि संस्कृत थोड़ा हमारे दिल के करीब है। संस्कृत हमको ज़्यादा पसंद है पढ़ाना, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि मेरे को इस पर थोड़ा सा रुचि इसमें ज़्यादा है ना? चलो भाई बताओ, आप सब लोग कमेंट करो। वागीसा में कौन सी संधि होगी? अच्युत, जसत्व, परस्वर्ण। देखो, तोरली तो बिल्कुल नहीं होगा, वो तो आप सब लोग जानते हो, सारे बच्चे इस बात को जानते हैं भाई। हाँ, ये मैं जानता हूं, आप लोग कर ही दोगे, वो तो पता है, सबको पता है भाई, ये तो आप लोग कर ही दोगे तुरंत। सर जी यही तो आ रहा है, और तो कुछ आ ही नहीं रहा। क्या बात है। पर संधि का नाम तो आप लोग बताओ जल्दी से, है कि नहीं? जितनी जल्दी आप लोग बताओगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। यही दिक्कत करते हो, इतना टाइम अगर खा जाओगे कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? तो भैया क्या बनेगा इसका उत्तर? इसका उत्तर बनेगा दोस्तों जफत्व संधि। क्या बनेगा? जसत्व संधि।
झलाम जसो अंते इसका सूत्र है, याद रखना। अच्युत का बताऊंगा भी आपको कि चा वर्ग जो होता है वो सा वर्ग में कन्वर्ट होगा। इसका सूत्र क्या है? अस्तोह अश्चुना अश्चुह में, तो उसको भी आपको बताएंगे, आगे आएगा। पठंती में कौन सा प्रत्यय होगा? अब आ गया भैया प्रत्यय। तो प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीटेट का एकदम प्यारा और दुलारा। क्यों? क्योंकि सीटेट में कुछ और पूछे ना पूछे, एक टॉपिक संधि और एक टॉपिक प्रत्यय, ये हर साल हर बार आता है। तो प्रत्यय को पहचानने का कुछ सिंपल ट्रिक आपको बताता हूं। इसमें बेटा लास्ट के वर्ड को देखना और बोल कर देखना। अगर किसी शब्द के लास्ट में अन अंति अत निकले, क्या निकले मैं लिख देता हूं यहां पे, देखो। अगर बोलने पर अन अंति या अत ये बोलने पर लगेगा, जैसे पठन, बोलकर देखो, पठन, अन निकल रहा है ना, पठंती, देख रहे हो आप लोग, पठंती। और क्या? पठत। बोलकर देखो, क्या कहा मैंने कहा सर बोलकर देखो। अगर किसी शब्द का लास्ट वाला वर्ड आप बोलकर देखते हो, अन अंति अत निकले, अगर पठन पूछे तो भी, पठंती पूछे तो भी, पठत पूछे तो भी, कौन सा प्रत्यय होगा? पूरी दुनिया जानती है, पर फत्य प्रत्यय होगा। और सत्रि प्रत्यय और सानच प्रत्यय, दोनों प्रत्यय का प्रयोग कई बार पूछा गया कि किसके अर्थ में होता है। तो दोस्तों इन दोनों का प्रयोग हम लोग चाहिए के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में? चाहिए के अर्थ में करते हैं, ठीक है। सानच प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे? तो बेटा उस शब्द के लास्ट में केवल एक वर्ड ध्यान देना कि माड़ा लिखा रहेगा, या तो माड़ा लिखा रहेगा या तो माना लिखा रहेगा। क्या? या तो माड़ा या तो मानह, जैसे एद मानह या एद माना या एद मानम या भास माड़ह। तो लास्ट का वर्ड देखना, या तो मानह निकलेगा बोलने पर या माड़ा लिखा रहेगा, तो प्रभु वहां पे सानच प्रत्यय होता है। आगे चलिए वानवतीवत की बात आगे करते हैं। देखो आ ही गया। कोई दुनिया की ताकत है जो आपको इसका उत्तर गलत करा दे? बताओ आप लोग। यही तो कहता हूं, कोई ताकत नहीं है, केवल आप लास्ट तक वेट करिए। पूरी संस्कृत के व्याकरण को लगभग जितना कवर हो पाएगा मैं सब कवर कर दूंगा। केवल फेफन को आप लोग जितना हो सके शेयर करो। पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखो। कोई बात अगर डाउट कर रहा है, क्योंकि आपको संस्कृत की शायद नए बच्चों को पहली क्लास मिल रही होगी, ऐसा आपको लगता होगा। हालांकि मैंने इस चैनल पर लगभग देखोगे तो 200 से 250 क्लासेज संस्कृत की मैंने डाल रखी है, पढ़ाई है लाइव, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हो। खैर, तभी लाइव में हो तो उसको देखने की क्या जरूरत, पहले यहीं पर आइए। लोग कह रहे हैं वीडियो नहीं चल रहा, वीडियो तो चल रहा है। नहीं चल रहा है? चल तो रहा है। याच माना में कौन सा प्रत्यय होगा? माना की बात आया तो हमने कहा सर सानच प्रत्यय। सब लोग लिखो सानच। देखो ये शब्द सब लोग लिखेंगे, सारे के सारे बच्चे। देखिए कमेंट तो सबको करना पड़ेगा, कमेंट करोगे तो चीजें याद रहेंगी, नहीं करोगे तो अल्पकालिक होता है दोस्तों, वो चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया? सानच प्रत्यय हो गया ना। और सत्रि मैंने बता ही दिया, लेकिन एक चीज सब लोग लिखो, सत्रि और सानच प्रत्यय का प्रयोग किसमें होता है? कमेंट में आप लोग लिख दो, चाहिए। सत्रि और सानच प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, समझ गए। और ऐसी ट्रिक्स और टिप्स को दोस्तों अगर आपको फॉलो करना है तो एजुकेशन स्टडी पॉइंट का जो आपको स्टडी नोट्स दिया गया है, हमने कहा कि जो बच्चे बार बार 70 पे 90 के बीच में फंस रहे हैं, एजुकेशन स्टडी पॉइंट उनके लिए लेकर आया है एक ऐसा नोट्स जिसमें आपको पेडागोजिकल पैटर्न, ग्रामर के ट्रिक्स, जिसको आपको केवल शब्दों से पकड़ना है और 100% एक्यूरेसी आपका उत्तर सही हो, है ना। तो आप इसको जरूर पढ़ें, इसमें सारी चीजें आपको दी गई हैं। और आपको अगर नहीं पता तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप अपने स्टडी कंटेंट से जुड़ सकते हो, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। धनवती में कौन सा प्रत्यय होगा? इसका भी ट्रिक देखो। अगर किसी शब्द के लास्ट में दोस्तों क्या लिखा? अगर किसी शब्द के लास्ट में बोलने पर वान, वती या वत, क्या बोलने पर लगेगा बेटा? जैसे धनवान, कोई जरूरी थोड़ी कि धनवती ही आए, धनवान, धनवती, जैसे इसमें पूछ लिया गया, या धनवत। अब फोकस करना मेरी बात को। क्या बोला हमने? कि अगर किसी शब्द के लास्ट में, ये चेक कर लीजिएगा, वान, वती, वत, हालांकि नोट्स में मैंने सब लिख कर दिया है आपको, लेकिन फिर भी आप लाइव में दोहरा लीजिए। क्या बोला हमने? अगर किसी शब्द के लास्ट में
वानवती वत अगर लिखा है तो दोस्तों सिंपल सा काम करना है, कुछ खास नहीं है, वहां पे आपको अक्तवतु प्रत्यय मार देना है। लेकिन अगर क्रिया में लगा है तो, चूंकि ये क्रिया में नहीं लगा है, ये दोस्तों आपका एक भाव है, धनवान, बलवान, गुणवान, तो बेटा यहां पे मतु प्रत्यय मारना। यही वानवतीवत क्रिया में लग जाए, जैसे पठितवान, लिखितवान, गुणितवान, तो अगर वो क्रिया में लग जाए तब तो अक्तवतु प्रत्यय, और अगर क्रिया से भिन्न पद में लगे तो क्या होगा? अगर क्रिया से कोई भिन्न शब्द है तो क्या होगा? तो भैया वो आपका मतु प्रत्यय होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, इस बात का विशेष फोकस करना। ठीक बात है, आगे चलूं? बताइए सब लोग, समझ में सबको आगे? चलो एक एग्जाम्पल लेकर समझा दूं। देखो, अगर बेटा पठितवान कहता है, ये मान लो, दो शब्द मैं लेकर आता हूं, आपको पहले समझा दूं, नहीं तो पढ़ाने का क्या फायदा अगर आपको समझ ही ना आए। एक शब्द मैंने लिया पठितवान और दूसरा शब्द मैंने ले लिया आपका गुणवान। चलो भैया, दोनों में सेम ट्रिक वही फॉलो है कि वान दोनों में है, तो इस हिसाब से दोनों में प्रत्यय क्या होगा? तो अगर क्रिया, पढ़ना क्या होता है? क्रिया है, तो अगर दोस्तों क्रिया में अगर लगा है पठितवान, अगर क्रिया में है तो अक्तवतु, और अगर ये गुणवान, ये क्रिया तो है नहीं, गुण तो भाव होता है ना, तो ये मतु प्रत्यय। तो एक बार कमेंट में सब लोग लिखकर बता दो, समझ आया कि नहीं आया? सारे बच्चे एक बार कमेंट में लिखकर बता देंगे, सारे के सारे स्टूडेंट। अगर चीजें समझ में आई तो यस, ना आए तो नो। सारे लोग इस बात को लिख दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगला, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय? इसका भी ट्रिक है। अगर किसी शब्द के लास्ट में इक इक निकले, क्या निकले दोस्तों? अगर किसी शब्द के लास्ट में बोलने पर इक इक निकले तो आप लोग क्या करोगे? बताओ आप लोग। तो दोस्तों इक इक निकले तो वहां पे ठक प्रत्यय होगा, जैसे धार्मिक, जैसे साहित्यिक, क्या? साहित्यिक, जैसे मार्मिक, है ना, लौकिक, नैतिक, अनैतिक, देख रहे हो, राजनैतिक। समझ पा रहे हो कि अगर किसी शब्द के लास्ट वाले वर्ड को बोलने पर इक इक निकले प्रभु, जैसे मैं पूछ लूं आपसे, ये बताओ, मैं पूछ रहा हूं लौकिक में कौन सा प्रत्यय होगा? चलो सब लोग बता दो, टेस्ट भी हो जाए। देखो टेस्ट नहीं होगा तो आप लोग कर नहीं पाओगे। बताओ लौकिक में कौन सा प्रत्यय होगा? सभी लोग बताओ, लौकिक में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्येक बच्चे बताएंगे। जिनको संस्कृत का सा नहीं पता है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपको समझ में आएगा। जरा पूछो तो सही, पूछोगे तो मैं रिप्लाई करूंगा, नहीं पूछोगे अब भाई क्या किया जा सकता है? सिंपल सी बात मैं इतना कह सकता हूं, पूछो आप। तो अनीता मौर्य, रचना त्रिपाठी और लाडो त्यागी, रामोत्तर शर्मा, शशि बाला, सुरेंद्र सिंह। दोस्तों अगर ये लौकिक प्रत्यय है, यानी लौकिक में इक लगा है, इसका मतलब सर ठक प्रत्यय होगा, है कि नहीं? समझ गए आप लोग? चलो एक क्वेश्चन और आपसे कर लेता हूं इसी में। ये बताओ कि लिखंती में, एक मिनट यार, कलर चेंज करना बहुत जरूरी होता है, एक सेकंड रुक जाओ। ये बताओ कि लिखंती में कौन सा प्रत्यय होगा? जरा बताओ आप लोग, लिखंती में कौन सा प्रत्यय होगा? जरा बता दो आप लोग। अभी पढ़ाया था कि अगर किसी शब्द के लास्ट में बोलने पर अन, अंति या अत निकले, अंति, लिखंती, तो कौन सा प्रत्यय? कमेंट में लिख दो, मेरे को भरोसा हो जाएगा हाँ आपने सीख लिया। कमेंट में लिख दो सब लोग। बेटा देखो शॉर्ट फॉर्म ना बनाइए बच्चा, पूरा लिख दिया करो, ठक लिखने में क्या बुराई है? चलो सब लोग लिखो जल्दी से, लिखंती में कौन सा प्रत्यय होगा? लीला, रचना, रेणु, गुड़िया और रीमा, विंध्याचल यादव। ना बच्चा ना, सानच। देखो बच्चा दिव्या, अगर दिव्या ने गलत कर दिया तो बड़ी दिक्कत है, रीमा ने वहीं पर ठीक कर दिया। दोस्तों सत्र प्रत्यय इसका सही उत्तर है, क्योंकि हमने कहा, देखो सानच कब होता है? फानच के लिए लास्ट में माना लगा होता है बच्चा। जैसे मैं कहता, मान लो आपसे पूछता एध माना, मैं आपसे मान लो पूछ लूं कि एध माना में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आप तुरंत उत्तर करके बता देते कि हाँ सर। लास्ट में अगर कोई भी एग्जाम्पल हो, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जाके चेक कर लेना। अगर ट्रिक ना फॉलो हुआ तो कल सुबह 11 बजे लाइव मिलना और पूछना सर आप तो कुछ कहे और कुछ हो गया। बिल्कुल आपको चैलेंज कर रहा हूं, ट्रिक ना फॉलो हुआ तो मिलना। अगर किसी शब्द के लास्ट में माना है तो सानच प्रत्यय होगा, और अगर वहां लास्ट में अंति लिखा है बोलने पर, अंति, अत, है ना, तो वहां पे सत्र प्रत्यय। और लास्ट में अगर इक इक निकले, जैसे साहित्यिक, धार्मिक, लौकिक, नैतिक, अनैतिक, तो वहां पे ठक प्रत्यय होगा। आगे चलो, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय? अभी मैंने आपसे पूछा तो आप सबको पता है कि भैया ठक प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़िए।
नेक्स्ट, बाला में कौन सा प्रत्यय होगा? भैया पहली बात तो बाला एक स्त्री प्रत्यय है, ये इंपॉर्टेंट है, सीटेट में 2 बार आया है। तो सब लोग बताओ बाला एक स्त्री प्रत्यय पर है कौन सा? प्रभु देखो ऐसा है ना, जो टॉप करता है वो आसमान की तरफ जाता है, ऊंचाइयों पर जाता है। तो अगर किसी शब्द के लास्ट वाले अक्षर पर बड़ा आ का भाव निकले, जैसे बाला, चटका, बोलकर देखो, आजा, देखकर देखो बच्चा, आजा माने बकरी होता है, आजा, चटका, बोलकर देखो, लास्ट वाला अक्षर लास्ट को देखो, आजा, चटका, आ देखो लास्ट में देखो, बड़ा निकल रहा है ना, तो इसका मतलब ये टाप प्रत्यय है। और कई बार पूछ लेता है कि टाप प्रत्यय कैसा प्रत्यय है, तो बेटा ये स्त्री प्रत्यय, इस तरह से भी आपसे पूछ लेता है कि नहीं? तो हर तरीके से अपने आप को तैयार रखो। जबकि ये जो आप लोग देख रहे हो, जैसे सत्र प्रत्यय, सानस प्रत्यय और अक्तवती प्रत्यय, ये दोस्तों कृदंत प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय हैं? 1 मिनट में आपने स्टूडेंट को समझा दूं 1 मिनट के लिए। ये जो आपने देखा दोस्तों, ये क्रिया में लगते हैं, और ये क्रिया में लगने की वजह से इनको हम लोग कहते हैं कृदंत प्रत्यय। क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय। और ये क्या है? ये स्त्री प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय वाला टॉपिक सीटेट में खूब पूछता है। तो मेरा एक भाव है कि मेरे स्टूडेंट जो संस्कृत में बहुत कमज़ोर हैं, कई बार संस्कृत की वजह से रह जाते हैं, तो आपको भरोसा दिलाता हूँ संस्कृत जैसे सरल शब्द को आप इतना ज़्यादा चढ़ाइए नहीं। अच्छा, अब मेरे को कमेंट रुकना नहीं चाहिए। अभी अभी मैंने कहा कि लास्ट में बड़ा आ अगर निकला तो कौन सा प्रत्यय? कमेंट को मैंने क्या कहा? रुकना नहीं चाहिए कमेंट, सब लोग लिखो। और सेशन को दोस्तों आप लोग शेयर जरूर कर दो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। चलो भाई, ठीक बात है। संस्कृत का सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मुझे लगता है कि मैं बहुत दिनों बाद आपको संस्कृत करवा रहा हूँ अपने चैनल पर, है ना? ऐसे ही गणित की भी क्लास लेकर आऊँगा। कल तो खैर आपका ईवीएस के साथ में सोफल कल होना है शाम को, और फंडे को मैं सोच रहा हूँ कि कोई 2 क्लास साथ में मैराथन करा दूँ, तो गणित भी उसमें रख लिया जाए, पर वो सेपरेट करवाऊँगा। क्या बात है सर जी। अजा में क्या होगा? टाप प्रत्यय, पकड़ लिए ना सर। फत्र प्रत्यय तब होता अगर लास्ट में अन अंति अत निकलता। सानस प्रत्यय तब होता जब लास्ट में माना निकलता। अक्तवतु प्रत्यय तब होता जब क्रिया में वान लगा होता, जैसे लिखितवान, पठितवान, है ना? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ये देखो कारक भी मैंने वादा किया था ना। क्या वादा किया था? हमने कहा सर एक वीडियो केवल देख लो, पूरे संस्कृत का ग्रामर का 8 नंबर पूरा ग्रामर खत्म कर देंगे सर। तो आप बस बने रहिए। चलो बताओ, इन्हीं में आपको उत्तर मिल जाएगा। बताइए, ग्रामम अभितः वनमस्ति, कमेंट करके सब लोग बताओ कौन सा कारक होगा? गांव के चारों तरफ वन है, तो कर्म कारक, कर्ण कारक या संप्रदान कारक? बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताओगे कौन सा उत्तर इसका राइट होगा। प्रत्येक बच्चे कमेंट करेंगे, सारे के सारे स्टूडेंट। देखिए मजा आपको पूरा आएगा, बस ये एक समझ आना चाहिए। और समझ आने के लिए आज जैसे हमने क्या कहा कारक, तो थोड़ा सब रखना। अब जैसे कारक समझना है ना, कुछ बच्चे जैसे नए हैं, अगर आपको नहीं पता तो 2-3 मिनट खूब ध्यान से सुनो कि हम बोल क्या रहे हैं आपके लिए। कारक की संख्या कितनी होती है संस्कृत में? 6 होता है। अब सुनो, मेरी ट्रिक को फॉलो करो। अगर किसी शब्द में दोस्तों कोई भी वाक्य आता है कि ग्रामम अभितः वनमस्ति, तो अभितः परितः, ध्यान दीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं, अभितः परितः, उभयतः, सर्वतः। आप एक चीज कॉमन देख रहे होगे दोस्तों कि लास्ट में तह तह निकल रहा है। क्या निकल रहा है? तह। तो क्या इतना नहीं याद कर सकते कि सर बोले थे कि अगर किसी शब्द कोई वाक्य देगा और उसमें कोई ऐसा शब्द आया जिस शब्द के लास्ट में तह तह निकल रहा है, जैसे परितः, उभयतः, सर्वतः, तो प्रभु वहां पे कर्म कारक होगा। ये एक ऐसी अनोखी ट्रिक है जो कारक को भी आपके लिए आसान नहीं, कारक को भी शून्य घोषित कर देता है। कुछ नहीं है कारक। अभी तो कर्ण कारक में आएंगे ना, क्यों परेशान हो? सा साकम सोम सार्धम होगा भैया। और संप्रदान की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए तो पहले, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो बच्चे बार बार और कहते हैं जिनकी जिंदगी दांव पर लगी है कि सर सीटेट नहीं निकल रहा, तो एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपके लिए रिकमेंड करता है कि आप ये कंटेंट पढ़िए जो नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप आराम से पास कर जाओगे, ना केवल पास करोगे बल्कि स्कोर कार्ड भी बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 3 चीजें सीखने को मिलेगी। पहला, पेडागॉजी का पैटर्न। दूसरा, कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ। तीसरा, ऑप्शन से हल करने का तरीका, जो आपको 100% पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे मिलता है आपको? ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है।
9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके अपने कंटेंट को परचेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये देखो आ गया। अब एक भी बच्चा अगर गलत कर दे तो मैं कहता हूं गलत करके दिखाओ। आप मैं कहता हूं गलत करके दिखाओ ना। अभी तो बताया सर कितना हत्ता मिल गया, कर दो उत्तर। एक बच्चा अगर गलत कर देगा तो भी मैं मान लूंगा, करके दिखा दो। तरन्नुम बानो करें सर जी मेरा संस्कृत का पहला क्लास है। अच्छा कोई बात नहीं, बताइए। तो भैया हमने कहा कि उभयता यानी ता निकला कर्म कारक मार दो। एक बार फिर से लिख दो सब लोग, कमेंट में लिख भी दिया करो सर जी, कुछ ना पाई तो ता तो लिख सकते थे, इतना तो अपने लिए कर सकते थे। उभयता सर्वता है कि नहीं, तो याद रहेगा आपको हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, त्वम कलमेन पत्रम लिख। भैया इसका भी ट्रिक देख लो। अगर किसी शब्द में, याद रखना कोई वाक्य इस तरह दिया रहेगा और शब्द में अगर एन निकल रहा है, बोलने पर क्या निकल रहा है, बोलने पर एन निकल रहा है, जैसे कलमेन, बालकेन, पुत्रेण, तो समझ जाना कि वहां पे कर्ण कारक होगा। क्या कारण कारक। पहली बात तो ये तो ट्रिक है कि जिनको कुछ नहीं आता संस्कृत में ये लागू करके जाके देखना और 11 बजे की क्लास में कल लाइव बताना क्या लागू नहीं हुआ। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर आप करके आओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्या आप चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा ट्रिक फॉलो भी होता कि नहीं। भाई एज ए टीचर को देखना भी है क्या जो टीचर पढ़ा रहा है क्या चीजें लागू भी हो रही, क्या हवा में बातें हो रही। 100% लागू होगा, चेक करिएगा। तो कलमेन आए पुत्रेण ऐसे, यानी एन अगर बोलने पर निकला तो भैया कौन सा कारक होगा, पूरी दुनिया जानती है और आप भी जानते हो, कर्ण कारक होगा। लेकिन अब एक बेसिक ट्रिक देखो कैसे आप इसको नॉर्मल कैसे हल करते हो कि त्वम कलमेन पत्रम लिख। त्वम मतलब तुम, कलमेन मतलब कलम के द्वारा, पत्रम मतलब पत्र को, लिख मतलब लिखो। तुम कलम के द्वारा पत्र को लिखो या लिखिए, है ना। तो अगर के द्वारा, कारक चिन्हों का ज्ञान है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए, याद है ना। तो कर्ण के द्वारा, अगर बोलने पे के द्वारा से द्वारा अगर लग रहा है तो समझ जाना कि वहां पे कर्ण कारक है। ठीक है चलो भैया। महयम मोदकम रोचते, इसका भी ट्रिक है। क्या गजब का सवाल आया सर जी। महयम मोदकम रोचते, इसका भी ट्रिक है। क्यों परेशान हो, हमने कहा प्रभु अगर कोई चीज रोचक लगता है ना तो क्या होता है वो बताओ। रोचते ट्रिक बताया था आपको। प्रत्येक बच्चे देखिए, मेरे को देखो आपसे बहुत भरोसा है, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना। कर्म कारक तो नहीं होगा, कर्ण भी। कर्म कारक इसलिए नहीं सर क्योंकि आपका ट्रिक इसमें नहीं है। कर्ण कारक इसलिए नहीं क्योंकि एन नहीं है। संप्रदान और अपादान में कोई एक होगा। कमेंट में आप लोग लिखो, सारे के सारे बच्चे लिखेंगे, सारे स्टूडेंट इसको कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। ठीक है। महयम मोदकम रोचते, इसमें कौन सा कारक होगा बताइए, सब लोग बताएंगे। महयम मोदकम रोचते कौन सा कारक होगा, भरिए सब लोग कमेंट को भरिए सुपर फास्ट तरीके से। अपना अपना आप लोग राय रखिए कि दोस्तों इसका उत्तर क्या बनेगा। वाओ ठीक है भाई, क्योंकि पुराने बच्चों को तो पता होगा, ये मैं पक्का जान रहा हूं। नए बच्चे ठीक है वो भी सीख जाएंगे धीरे धीरे ही सही, है ना। तो एक बात बताओ दोस्तों, लड्डू आप किसके लिए लेकर आते हो, के लिए। अगर कोई आपको रुचिकर लगता है तो लड्डू भी लाओगे, किताबें भी लाओगे, मिठाई भी लाओगे। तो के लिए, क्या के लिए, यानी अगर बेसिक फार्मूला अगर मैं फॉलो करूं तो उसमें दोस्तों उसका भाव के लिए निकलेगा। लेकिन सर जी हमको इस सब में मजा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप इतना याद कर लो, अगर किसी शब्द में रोचते हैं तो सिंपल सी बात है वो संप्रदान कारक होगा। संप्रदान के लिए, याद है ना कारक चिन्ह। संप्रदान का मतलब के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए। तो चलो एक तो बेसिक ट्रिक है, के लिए से आप पकड़ लोगे कि, लेकिन एक चीज ये है कि भाई मान लो आपको नहीं इतना आ रहा है तो इतना याद कर लो कि सर ने बोला था अगर कोई वाक्य लिखा है और उसमें रोचते लिखा है तो वहां पे संप्रदान कारक ही होगा, कोई भी वाक्य होगा। आगे देखो, शिवाय नमः, क्या बात है सर जी, गजब का उत्तर है। मैंने इसका ट्रिक बताया था, हमने कहा
शिव जी को नमस्कार है। लेकिन प्रभु, नमस्कार आप तभी करते हो जब तक स्वार्थ नहीं होता। साफे संप्रदान सासे स्वार्थ। केवल मैं याद करा